आप सभी साथियों को जय भीम। और सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अभी हाल ही में हमने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई है और अब हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। और एक धन्यवाद बनता है अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई को भी, जिन्होंने ये आयोजित किया इस तरह का कार्यक्रम कि जब लॉकडाउन है पूरे देश भर में और दुनिया के कई हिस्सों में, तब हम किस तरीके से, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएं, और उन्होंने ये तरीका निकाला। इसके लिए मैं संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मित्र संजय जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। बाबा साहब की जयंती का मौका है और इस मौके पे हम लोग तमाम तरह के डिस्कशन करते हैं। सालों से हर साल कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पूरे महीने ये चलता रहता है, अप्रैल के महीने में, आप सब कुछ जानते हैं। बाबा साहब ने क्या किया, कैसे किया, उनका जीवन चरित्र क्या था, अगर उन सब चीज़ों के बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं और एक बार फिर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि हम आगे की बात करें और ये देखें कि आज के वक्त में हम लोगों के सामने क्या चुनौतियां हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो बीत चुकी है चीज़ें, वो तो हमारे सामने है, इतिहास हमारे सामने है और तमाम लोगों को पता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों से क्या चाहते थे, उन्होंने क्या सपना देखा था, उन्होंने जिस समाज के लिए इतना संघर्ष किया, उस समाज से उनकी अपेक्षाएं क्या थी, उनका सपना क्या था, वो किस तरीके से हमें देखना चाहते थे। मुझे जो समझ में आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हम खूब पढ़ें, हम खूब बढ़ें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, उसमें मदद करें, हम राजनीतिक रूप से सशक्त हों, हम धार्मिक रूप से सशक्त हों, हम धार्मिक रूप से उस व्यवस्था को स्वीकार करें जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता की बात होती हो, हम उस विचारधारा को, उस धार्मिक व्यवस्था को आगे ना बढ़ाएं जिसकी वजह से हमें हजारों साल तक गुलामी झेलनी पड़ी। जो मेरी समझ में आता है कि बाबा साहब हमसे ये चाहते थे। अब जब आज मैं ये सोचता हूं कि हम लोग कहां खड़े हैं उन तमाम मानकों पर, तो मुझे जो नजर आता है, जो मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है अंबेडकरी आंदोलन का, हम राजनीति के क्षेत्र में जूझ रहे हैं वर्तमान वक्त में। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज का कोई बहुत बड़ा वकील नहीं है, कोई आर्थिक विश्लेषक नहीं है जो नजर आता हो। हम मीडिया के भीतर संघर्ष कर रहे हैं और जुडिशरी में हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में हम आईएएस आईपीएस बन गए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिलाए गए रिजर्वेशन की बदौलत, लेकिन वहां पे भी होता यह है कि हम सरकार और सत्ता के सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं और वहां पे हम क्या कर पाएंगे, हमें उस व्यवस्था में रहते हुए कितने मौके मिलेंगे, एक तो ये हमारी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर है, दूसरी सत्ता व्यवस्था पर। और जो लोग आगे भी बढ़े हैं, तमाम लोग समाज के भीतर, जो तमाम बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो मुझे लगता है कि समाज से ज़्यादा सत्ता के प्रति वफादार हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस आंदोलन को तमाम अधिकारी भी लेकर चल रहे हैं और तमाम लोग हमें लगातार मिलते हैं जो हमारे संपर्क में हैं और हम देखते हैं कि उनकी भी बातें हो रही है। पिछले 1 दशक का जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है, मुझे जितने लोगों से बातचीत होती रही है एक मीडिया का व्यक्ति होने के नाते, मुझे लगता है कि अम्बेडकरी आंदोलन को जो चलाने वाले लोग हैं वह समाज का गरीब तबका है, वो समाज का मिडिल क्लास है जो छोटी छोटी नौकरियां कर रहा है, और 80 के दशक का वो अधिकारी है जो मानवर कांशीराम के दौर का था और वहाँ से उन्होंने आंदोलन की प्रेरणा ली। वो लोग जो 80 के दशक के अधिकारी हैं, वो लोग आंदोलन में बहुत सक्रिय हैं। और बाद के दिनों में जो नई पीढ़ी है जो अधिकारियों की, और जो वैसे लोगों के संपर्क में आए जो 70 के दशक में, 80 के दशक में अधिकारी बन चुके थे, उन लोगों के संपर्क में आए हुए कुछ लोग हैं जो आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। मोटा मोटी जो आंदोलन में देखता हूँ कि किन के हाथों में है, कौन लोग लेकर चल रहे हैं, तो मुझे यही लोग दिखते हैं। अब इसमें आईएएस आईपीएस भी हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं, तमाम और जो अधिकारी हैं वो लोग भी शामिल हैं। लेकिन जो बहुतायत मात्रा है लोगों की, जो क्रीम एक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं आंदोलन से आज भी दूर है।
अब हम संगठन पे बात करते हैं। हमारे देश में हजारों संगठन हैं, उसके लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब हम उस संगठन की शक्ति की बात करते हैं कि उसका जो ताकत है उस संगठन का कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, कहाँ लग रही है, तो ये देखने में आता है कि वो जय भीम नमो बुद्धाय तक सीमित है या फिर अंबेडकर जयंती तक सीमित है। मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि आंदोलन वो नहीं है जो हम 14 अप्रैल को या फिर 15 मार्च को कर लेते हैं, या फिर हम बुद्ध पूर्णिमा की जयंती मना लेते हैं, या फिर महापुरुषों की जयंती में इकट्ठे हो जाते हैं। आंदोलन वो है, आंदोलन में असली लोग वो लोग लगे हुए हैं, उनके हाथों में आंदोलन है। जो बाकी के जो 360 दिन होते हैं, जो तमाम जयंतियां नहीं होती हैं, 350 दिन होते हैं, उन दिनों में आप क्या करते हैं? उन दिनों में अगर आप आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो ही आप सही मायने में अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े हुए माने जाएंगे। जब हम संगठन के स्तर पर देखते हैं तो तमाम मैक्सिमम जो हमारी एनर्जी है वो जयंतियां मनाने और जय भीम नमो बुद्धाय करने में ही सीमित है। और जितनी ताकत से हम लोग, ये बात कड़वी है लेकिन मैंने महसूस किया कि जितनी ताकत से हम लोग एक दूसरे को कमजोर करने में हमारे संगठन ही लगे रहते हैं, हमारे समाज के व्यक्ति ही लगे रहते हैं, अगर वो ताकत आंदोलन के प्रति हम इस्तेमाल करें तो आंदोलन की गति बहुत तेज हो जाए। अम्बेडकरी विचारधारा की जो लड़ाई मानी जाती है, जो इसको लड़ाई नहीं भी कहना चाहिए, अम्बेडकरी विचारधारा का जो एक संघर्ष है वो जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है उससे है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आरएसएस किसका है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम कुछ व्यक्तियों का नाम नहीं ले सकते कि आरएसएस किसका है, लेकिन जैसे ही हम बामसेब की बात करते हैं, सामने से सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन सा बामसेब, किस व्यक्ति वाला बामसेब। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 7 दशकों में हम एक ऐसा कोई संगठन नहीं बना पाए हैं जिसका समाज के हर व्यक्ति के प्रति भरोसा हो, जिस संगठन में समाज के हर व्यक्ति का भरोसा हो। ये एक बड़ी चुनौती है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए हैं तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिम्मेदार है? क्या उन्होंने रोका है हमें कि हम आपस में संगठित ना हो, हम ऐसा संगठन ना बना पाए? जी नहीं, ये हमारी खुद के भीतर की कमजोरी है और हमें इस कमजोरी को समझना होगा। हम लगातार ढोल पीटते रहते हैं 85%, 15%, लेकिन यह कागजों में देखने में ही ठीक लगता है। जिस बहुजन समाज की हम बात करते हैं, हकीकत में जमीन पर वो बहुजन समाज कितना इकट्ठा है? बहुजन समाज के कितने लोग हैं जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है और हमें इस पर ध्यान देना हो गया। हम जिस 15% की बात कहते हैं, उससे अपना संघर्ष मानते हैं, वो 15% एक साथ खड़ा है, लेकिन जिस 85% की हम बात करते हैं वो 85% 85 से भी ज़्यादा टुकड़ों में बटा है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है आज के वक्त की कि हमारे समाज का जो वंचित तबका है उसका एक ऐसा संगठन हो जो एक राष्ट्रव्यापी संगठन हो, जिसमें समाज के हर व्यक्ति भरोसा करे। और इसके लिए आज की जो युवा पीढ़ी है, हम हैं, आप हैं, उन लोगों को सामने आना होगा, उन लोगों को सोचना होगा कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है, क्योंकि उसके बिना अम्बेडकरी आंदोलन का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब तक मैं तमाम निगेटिव बातें कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अम्बेडकरी समाज में कोई पोटेंशियल नहीं है, या फिर मैं ये नहीं मानता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। मेरा साफ मानना है कि अम्बेडकरी समाज के भीतर जो वंचित तबका है उसके भीतर इतनी ताकत है कि वो जो चाहे वो उपलब्धि हासिल कर सकता है। हमने ये करके दिखाया है। वो आप सोचिए कि 5000 साल तक गुलामी झेलने के बाद हम 70 सालों में उस स्थिति में खड़े हैं जब हम सामने वाले को, जिनसे हमारा संघर्ष है, उनको हम चुनौती देने की स्थिति में खड़े हैं। और अगर हमें मौके मिले होते, समानता के मौके मिले होते हैं सत्ता से, सरकारों से और तमाम समाज के भीतर, अगर हमें समानता का मौका मिला होता तो आज ये समाज बहुत आगे बढ़ चुका होता। तो इस समाज के भीतर बहुत सारा पोटेंशियल है और ये समाज एकजुट भी है। कई मौके पर, जैसे जब अप्रैल का आंदोलन हुआ था SC ST रिजर्वेशन का, वो आप सबको याद होगा, तो समाज किस तरीके से एकजुट होकर एक साथ सामने आया था।
उस एकजुटता को कायम रखने की जरूरत है। उस जो अम्बेडकरिज्म है, अम्बेडकरिज्म के प्रति जो एक जज्बा है, उसको कायम रखने की जरूरत है, तभी हम चीजें हासिल कर सकते हैं। आखिरी बात मैं यह कहूंगा कि मेरा साफ मानना है कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो जो भी हो, जिस काम में भी लगा हो, वो उस काम को करते हुए अम्बेडकरी आंदोलन में अपना योगदान दे सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के कई पहलू रहे हैं। उन्होंने कई तरह का सपना देखा। उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया, राजनीतिक आंदोलन चलाया, आर्थिक आंदोलन चलाया, मीडिया का आंदोलन चलाया, वो तमाम क्षेत्र में काम किया उन्होंने। तो हमें यह देखना होगा कि हम और आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें रहते हुए किस तरीके से अपना काम करते हुए समाज में क्या योगदान दे सकते हैं। जैसे जब हम अपनी बात करते हैं तो मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक पत्रकार हूं, और अम्बेडकरी आंदोलन में एक पत्रकार के तौर पर मैं क्या योगदान दे सकता हूं, यह सोचने के बाद हम लोगों ने दलित दस्तक मैगजीन शुरुआत की। और बाबा साहब का एक बहुत बड़ा सपना भी था कि वंचितों का अपना एक मीडिया हो। तभी उन्होंने मूक नायक और समता, प्रबुद्ध भारत, जनता, तमाम तरह के अखबार निकाले थे। हालांकि वो आर्थिक दिक्कतों के कारण और कुछ और व्यस्तताओं के कारण चल नहीं पाए ठीक से, लेकिन बाबा साहब का एक सपना था कि वह इस आंदोलन को लेकर चले, क्योंकि उनको साफ पता था कि यह जो समाज का एक बड़ा तबका है जिसके हाथ में तमाम संसाधन है, जो उसके हाथ में जो ये जो मीडिया है उसके हाथ में है, और वो मीडिया, वह अखबार, वह लोग हमारे वर्ग की, वंचित वर्ग की बात नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह सोचा कि वंचितों का जो ऑप्रेस सेक्शन है समाज का, उसका अपना एक मीडिया होना चाहिए, और हम लोग भी उस मीडिया को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। और आज के वक्त में जब मूक नायक के 100 साल का ये वर्ष है, 1920 में मूक नायक शुरू हुआ था, हम लोग 2020 में हैं, और मूक नायक के 100 साल को दलित दस्तक ने बहुत सेलिब्रेट भी किया, और दुनिया देश के तमाम हिस्सों में यह आयोजन किया गया इस तरीके के। तो हमारी ये कोशिश है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पत्रकारिता का सपना था, अपनी मीडिया को बनाने का सपना था, उसमें हम लोग लगे हैं और उसको सफल करने में जुटे हुए हैं। दलित दस्तक आप सबको पता है कि एक मासिक पत्रिका है, यूट्यूब चैनल है, और आने वाले दिनों में, आने वाले 1 सालों में हमने यह लक्ष्य रखा है कि दलित मीडिया को, जो वंचित समाज का मीडिया है, उसको इतने अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर लें कि वह एक सशक्त आवाज बनकर आप लोगों के बीच में आ सके। और मैं इस वीडियो के जरिए, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे या फिर जो लोग भी इस हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो साथ आएँ, वो साथ खड़े हों, और बाबा साहब के इस मिशन को, जो मीडिया उनका बनाने का सपना था, उसको हम लोग मिलकर पूरा करें। बाकी और तमाम वक्ताओं को भी बोलना होगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, संजय जी और उनकी टीम जो है, और अम्बेडकर इंटरनेशनल जो संगठन है, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन जो है यूएई का, उसका मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आप सबको एक बार फिर से अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो युवा पीढ़ी है अभी की, हम सबको साथ मिलकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना होगा, उसके लिए ईमानदारी से काम करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। सबको जय भीम, जय भारत।